हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। चलिए एक नई कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। 1999 बंटवारा, काली रात। एक ही रात में काल संघ के दो उत्तराधिकारी आपस में भिड़ गए। एक कहता था हमारे पास दिमाग है, हमें शहर चलाना है। दूसरा कहता था हमारे पास खून है, हमें शहर जलाना है। रात के अंधेरे काल सांग अब दो टुकड़ों में बंट गया। रूम में चुप्पी छा जाती है, लेकिन उस चुप्पी में बहुत कुछ कहा जा चुका होता है। क्या कोई रिश्ता था ईशान का इस काल सांग से या उसके पिता के राज। ईशान अपनी आंखों में हैरानी लिए लैपटॉप पर नजर गढ़ाए हुए था कि तभी उसका फोन बजा। नीरज जी की कॉल थी। उसने अपनी पलकें झपकाई और फिर फोन उठाया। ईशान सर, कल माधवी जी ने आपको ऑफिस बुलाया है, कुछ जानने के लिए। जानना तो मुझे भी है, ईशान ने तुरंत कहा। नीरज जी थोड़ा हैरान हुए और बाकी की हैरानी भी ईशान के अगले शब्दों ने पूरी कर दी। कहाँ है काल सांग और कौन है ये लोग? नीरज जी घबरा उठे, उसकी आंखों में खौफ तैर गया। वो ही नहीं, पूरा मुंबई इस जगह से डरता था। किसी ने आज तक देखा नहीं था, पर इसका नाम सुनते ही लोगों के रोए खड़े हो जाते थे। नीरज जी की खामोशी को ईशान ने भांप लिया। वो इस शहर में नया था और शायद ये ही वजह थी कि माधवी जी उसे इन सब से दूर रखना चाहती थी। पर उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था कि ईशान वो रोशनी है जो अंधेरे को चीर दे। नीरज जी अभी भी ये सोच रहे थे कि ईशान को इस नाम के बारे में कैसे पता चला। वो सोच में पड़ गए। ईशान को जब दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिला तो वो फिर बोला, ठीक है, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं अपने तरीके से ढूंढ लूंगा, लेकिन उन्हें नहीं छोड़ूंगा। देखिए ईशान सा, आप ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा। नीरज जी समझाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले ही ईशान ने कॉल कट कर दी। जिसे आप नहीं छोड़ने के बात कर रहे हैं, उसकी पकड़ इतनी आसान नहीं, सारा मुंबई ही उसकी पकड़ में है, नीरज जी ने कहा। अगले दिन सुबह। स्थान माधवी जी का ऑफिस। एक सजी धजी पर सख्त माहौल वाला केबिन। बड़ी सी दीवार पर शहर का नक्शा टंगा है और टेबल पर एक मोटी फाइल रखी है, जिसमें घटनास्थल की सारी तस्वीरें, गोलियों के खोल और रिपोर्ट्स भरी पड़ी हैं। माधवी जी कुर्सी पर बैठी हैं, आंखों में सख्ती और चेहरे पर गहरी सोच के भाव हैं। उनके ठीक सामने एक स्क्रीन पर हमला स्थल की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। उनकी उंगलियां लगातार टेबल पर रखे पेन से हल्की थप थप करती हैं। ये उनकी बेचैनी का इशारा है। इंटरकॉम बजता है। सेक्रेटरी, मैम, अरमान सा आ चुके हैं। माधवी, उन्हें अंदर भेजो। केबिन का दरवाजा खुलता है और अरमान तेज कदमों से अंदर आता है। अरमान थोड़ा चिंतित, मैम, आपने बुलाया? माधवी संजीदगी से फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए, बैठो अरमान। ये हमला मामूली नहीं था। ये सिर्फ ईशान को डराने की कोशिश नहीं थी, ये एक सख्त चेतावनी थी। और वो निशानी जो दीवार पर मिली। अरमान फाइल पलटते हुए, ये तो माफिया की मुहर है। माधवी सिर हिलाते हुए, और तुम जानते हो ये किसका है? वो इंसान अब तक छाया में था, लेकिन अब खुले खेल में उतर आया है। अरमान ने धीमे लहजे में कहा, जी एमएम, तो आप कहें मैं क्या करूं? अब माधवी जी पूरे टशन में आती हुई बोली, वही तो अरमान शेखावत, अब तक तुमने किया क्या है? उनके एक एक लफ्ज में दम था, जिसे वो पूरे जोर देके बोल रही थी। हम
मैंने तुम्हें अपने ऑफिस के अनुखबरी की तलाश करने के लिए रखा था, पर अब तक तुमने उनके खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल की। मैंने फिर भी तुम्हें वक्त दिया, पर अब पानी स से ऊपर आ गया है। मेरे ऑफिस में एक एजेंट के होते हुए भी ईशान की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन बाहर गई, और तुम क्या करने आए हो यहाँ? शूटिंग देखने हो? माधवी जी अपनी जगह पर खड़ी हो गई और एक जोर का हाथ टेबल पर मारते हुए उसे देखने लगी। अरमान काफी नर्वस हो गया था। वो जानता था कि माधवी जी जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही हैं, पर वो भी क्या करे। पिछले 6 महीने से वो इस पूरे ऑफिस पर निगाह रखे हुए हैं। यहाँ के हर कैमरे, हर मीटिंग, यहाँ तक कि हर एम्प्लॉय के मूव पर भी नजर रखे हुए था, पर अभी तक उसे कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। उसने अपनी टीम के साथ दिन रात 24/7 हर कैमरे को अच्छे से देखा, फिर भी कुछ पता नहीं चला कि माधवी जी के ऑफिस में वो खुफिया कौन है। ऐसे में अगर ईशान के घर पर हमला हो गया तो वो क्या करे। पर ये माधवी जी के समझ नहीं आ रही थी। उन्हें बस ऑर्डर देना आता था, फिर चाहे सामने वाला कैसे भी करे, बस उन्हें काम से मतलब था। आम तो अगर तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मैं तुम्हें फायर करती हूँ। गेट आउट। अरमान ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, मैम, पर सुना नहीं गो। अरमान अपना उदास चेहरा लिए बाहर निकल आया। दूसरी तरफ से ईशान भी आ रहा था। उसकी नज़र जैसे ही अरमान की ओर गई, उसने तुरंत उसे रोकते हुए पूछा, हाँ मेरे भाई, क्या हाल? अरमान ने कुछ नहीं कहा। फिर ईशान उसका लटका हुआ चेहरा देख समझ गया कि जरूर माधवी जी ने कुछ कहा है। अरे यार, तू भी ना एक कान से सुन दूसरे से निकाल दे, क्यों टेंशन ले रहा है? ईशान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, फिर चाहे वो मुझे जॉब से निकाल दे। अरमान ने अपने कंधे को झटकते हुए बोला। ईशान ये सुनकर शॉक्ड रह गया। क्या? जिससे इन दोनों के बीच कुछ देर खामोशी बनी रही। फिर ईशान ने कुछ सोचते हुए बोला, तुम मुझे ज्वाइन कर लो, मतलब मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूँ। अरमान एक एजेंट था और इस वक्त ईशान को मुंबई के कई राज जानने थे, जिसके लिए उसे अरमान पर पूरा भरोसा था, और वो ही था जो उसकी हेल्प कर सकता था। ईशान को अपनी लाइफ और भी कुछ बड़ा करना था, जिसमें उसे किसी भरोसेमंद की जरूरत थी, और अरमान को तो वो अच्छे से जानता था। उसे शायद उससे बेहतर नहीं मिल सकता था। पर अरमान अभी भी हैरानी से कहने लगा, पर मैं करूँगा क्या? ईशान ने उसकी बात पर कहा, इन सब की तुम टेंशन मत लो, वक्त आने पर मैं बता दूंगा। ईशान ने अपनी बात पूरी की और उसके सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। अरमान ने भी हल्की स्माइल के साथ हाथ मिलाकर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। माधवी जी अभी भी नीरज जी को बुलाकर अपनी मूवी के लिए डिस्कशन कर ही रही थी कि तभी ईशान केबिन में दाखिल हुआ। ईशान काले कपड़े पहने, हाथ में फोन दबाए, सामने मेज पर पड़ी माफिया की तस्वीर को घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग है, सांसें तेज चल रही हैं। एक हाथ की मुट्ठी बंधी और चेहरा सख्त, वो आगे बढ़ता है। तभी दरवाजा खुलता है। माधवी जी उसे आते हुए देख कहती है, शांत मगर तीखे अंदाज में, ईशान। तेज आवाज में, पीछे देखे बिना, अब बहुत हो गया माधवी जी। उसने मेरे घर पर हमला किया, मेरी मां, मेरे लोग, और अब आप चाहती हैं मैं चुप रहूं? माधवी सधी हुई आवाज में, मैं चाहती हूं तुम बचो। ईशान, ये लड़ाई जज्बातों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है, और ये लड़ाई तुम्हारी नहीं मेरी है, इसलिए तुम इन सब से दूर रहो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। ईशान पलटता है, उसकी आंखें लाल हैं, होठ भींचे हुए। ईशान, वो जान से मार सकते थे मुझे। अगर मैं अब भी पीछे हटा तो क्या फर्क रह जाएगा मुझमें और एक डरपोक में? माधवी जी 2 कदम आगे बढ़ती हैं, उसके सामने खड़ी होती हैं। माधवी, तुम डरपोक नहीं हो। ईशान,
तुम समझदार हो और समझदारी ही तुम्हें इस शहर का असली हीरो बनाएगी। तुमने शेर को देखा है, जब तक सही वक्त नहीं आता शेर अपने शिकार का छुपकर इंतजार करता है। ये होती है समझदारी। ईशान थोड़ी देर कुछ नहीं कहता, फिर मुट्ठी खोलता है, एक गहरी सांस लेता है, सिर हल्का झुकाता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में अब भी गुस्सा है, पर वो काबू में है। ईशान धीरे से, ठीक है, लेकिन ये हिसाब बंद नहीं हुआ है। बस अब तरीका मेरा होगा, और वक्त भी। माधवी उसकी पीठ पर हाथ रखती है, फिर वो ईशान को साथ बैठने को कहती है और उसके लिए ठंडा मंगवाती है। नीरज जी काफी देर से एक बात कहना चाहते हैं, पर कह नहीं पा रहे। जब माधवी उन्हें परेशान देखती है तो पूछती है, कुछ बताना है? जी मैडम, मुझे लगता है कि माफियाओं को ईशान सर की लोकेश पता हो चुकी है, तो अब उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं, क्या पता इनका अगला कदम क्या हो। नीरज ने काफी पते की बात की थी, जिस पर माधवी और ईशान दोनों ही सहमति दिखा रहे थे। उन्होंने तो इसका इंतजाम भी कर लिया था, एक नई लोकेशन फाइनल कर ली है। बिल्कुल प्राइवेट जगह है, सिक्योरिटी भी टाइट है। इस हमले के बाद वहां शिफ्ट हो जाना बेहतर रहेगा। पहले भी आपने इतनी ही सिक्योरिटी रखी थी ना, पर क्या हुआ देखा? माधवी जी काफी शांत लेकिन गहरी। माधवी ईशान की ओर देखती है, धीरे धीरे बोलती है, ईशान को छुपाने की जरूरत नहीं है। उसे ऐसे रहना होगा जैसे वो कोई आम लड़का है, लोगों की नजरों में एक साधारण इंसान, पर हमारे मिशन का सबसे अहम चेहरा। माधवी जी ने बहुत कुछ सोचकर ये बात की थी। वो जानती थी कि जब तक ईशान उनकी मूवी का हीरो है, उनके दुश्मन हजार, और इन सब से बचाने का आसान तरीका कि वो इस तरह रहे कि किसी को पता भी ना चले कि ईशान कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि माधवी मार्या की माफिया मूवी का हीरो है। नीरज जी कुछ कहते कि तभी ईशान ने खड़े होते हुए कहा, आप सही कह रही है। मैं चाहता हूं कि मैं दुश्मन की नजरों से ओझल रहूं, ताकतवर बनो, लेकिन बिना शोर किए। जब सही वक्त आएगा, तब वो खुद जानेंगे कि उनके सामने कौन खड़ा है। कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। अब ऐसा लग रहा था कि ईशान अपनी मूवी के कैरेक्टर में आ गया था। माधवी जी को भी उसका ये अंदाज बहुत पसंद आया। उसमें इस मूवी को लेकर जो इमोशन थे वो इतने प्योर थे, जैसे अभी उसका कोई असल शूट चल रहा हो और उसकी टक्कर माफिया से हो चुकी हो। माधवी जी को अपनी मूवी रियल स्टोर जैसी लग रही थी और सब कुछ लाइव होते हुए दिख रहा था। पहले हीरो हीरोइन के मुलाकात में तकरार, फिर हीरोइन का हीरो के लिए इंतजार, माफिया की एंट्री, और अब उनके हीरो का मिशन शुरू, माफिया को हराने का। ये झलक बता रही थी कि उनकी मूवी कितनी हिट जाने वाली थी। माधवी जी, आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? ईशान और नीरज ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा तो उन्हें हिलाते हुए पूछने लगे। माधवी जी अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारे शुभचिंतक के बारे में सोच रही थी। शुभचिंतक फिर से ईशान के मन में आया। माधवी जी, मैंने आपको कहा ना कि मेरा कोई हमदर्द इस दुनिया में नहीं है सिवाय मेरी माँ के। फिर ये शुभचिंतक कौन है? वही जिसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, वरना मैं मुंबई में रहकर तुम्हारी जानकारी कैसे निकालती? हम बताओ मुझे, और सोशल मीडिया पर भी इतने लोग वीडियो बनाते हैं, पर जब उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और मैंने तुम्हारी प्रोफाइल चेक की तो मुझे यकीन हो गया। देश की मिट्टी में हाथ डालोगे तो आग भी खजाना हाथ लगेगा। बस। ईशान हैरान था, उसके दिल में अब हजारों सवाल खड़े हो गए थे कि कौन कौन हो सकता है जो उसके लिए इतना कुछ करेगा। अच्छा, तो कौन है वो? ईशान ने बेदिली से पूछ लिया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि सही वक्त आने पर मैं तुम्हें मिलवाएगी। सुनकर ईशान को वो दिन याद आ गया जब वो केबिन में
अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और वो उस ओर नजर रखे हुए था। कौन था वो शर्ट? हल्का सा याद था बस, पर कौन है जो उसकी मेहनत पर भी नजर रखे हैं पर सामने नहीं आना चाहता? आप लोगों को कौन लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सुनते रहिए। वैसे मैं आपके शुभचिंतक से शायद मिल चुका हूं। माधवी मुस्कुराई। अच्छा। ईशान ने अपनी बात पूरी की। क्या वह कोई आदमी है? ईशान के दिल में आया कि अगर राघव अंकल यहाँ है तो हो सकता है कोई और भी हो जो उसे जानता हो, पर उसकी एक्टिंग का किसे पता था? उसे तो ये ख्वाब भी अपने पिता की मौत के बाद आया था। फिर भी उसने अंधेरे में तीर छोड़ते हुए कह दिया, जिसका जवाब ना देते हुए माधवी जी ने कहा, शूटिंग कल से दोबारा स्टार्ट होने वाली है, उस पर ध्यान देना। अच्छा। ईशान ने कहा, ये मेरा जवाब नहीं, ये इस सवाल का वक्त नहीं। माधवी ने भी टशन में और में अपनी बात फिर नहीं दोहराती। तुम्हें याद है ना? ईशान मुंह बनाते हुए, हाँ यही कि जब सही वक्त आएगा मैं खुद मिल लूंगा उससे। माधवी जी मुस्कुराते हुए बोली, पुराने ठिकाने ही चले जाओ। आपका मतलब है बड़े पापा के घर? माधवी जी ने कहा, हाँ बिल्कुल। वैसे भी तुम्हें अपने कुछ पुराने सच भी जानने थे। यकीन मानो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, जिनका पता लिए हम जमाने में ढूंढते हैं वही हमारे घर में छुपा होता है। क्या पता तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाए। माधवी जी पूरी बात तो नहीं जानती थी, पर उन्हें इतना जरूर पता था कि ईशान के अतीत के कुछ राज भी हैं जिन्हें वो जानना चाहता है। यहाँ ईशान ये सोच रहा था, जिनका पता मुझे इन 18 सालों में नहीं मिला वो अब कैसे मिल जाएगा? मेरे अपने सिर्फ धोखा देने के लिए है, सच बताने के लिए नहीं। ईशान जैसे ही घर वापस आया तो उसने देखा कि घर काफी हद तक साफ हो चुका था। नीरज जी ने इतने लोगों को लगा के साफ सफाई करवाई थी। बिखरे कांच हट गए थे, उनकी जगह खिड़कियों पर नए कांच लगवा दिए थे। गेट भी सही हो गया था और फर्श भी ठीक था। वो ये सब देखते हुए अपनी माँ के पास गया। बेटा, तेरे बड़े पापा ने कल हमें डिनर पर बुलाया है। जैसे ही ईशान उनके पास आया, शिवानी ने तुरंत कह दिया, पहले तो इन्हें हमारा डिनर भारी पड़ता था और अब खुद बुला रहे हैं, कमाल है। ईशान ने दिल में खुद से ही कहा। यहाँ राजेश जी ने जब ये सुना कि ईशान ने यश की बेल करवा दी तो उसे जरा भी हजम नहीं हुआ। ईशान भले ही उनकी नज़र में नकारा था, बेरोजगार था, लेकिन वो शिवानी की परवरिश की दाद देते थे। उनके दोनों बेटों से ज्यादा बेहतर और होशियार था ईशान, इसलिए उन्हें शक हुआ कि कहीं ईशान ने मुंबई आकर कुछ बड़ा तो नहीं कर लिया। क्या पता कि अच्छी सी जॉब हासिल कर ली हो। ऐसे में उनका ईशान को घर वापस लाने का इरादा बन गया था। कुछ नहीं, उन्हें थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प करेगा, और वैसे भी वो ये मानते थे कि जब उस पास कोई जॉब नहीं थी तब वो उनके घर रहता था, और अब जब जॉब लग गई तो उसने अपना घर ही नहीं, रास्ता भी बदल लिया था। यहाँ माधवी जी भी यही चाह रही थी। उन माफियाओं की नज़रों से बचाने के लिए वो उसे एक आम इंसान बनाकर रखना चाहती थी। पर ईशान ऐसा करेगा या नहीं ये तो वही जानता था। डिनर कल है ना माँ, तो कल बात करेंगे। ओके, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, कहकर वो अपने रूम में चला गया। यहाँ शिवानी अपनी जगह पर खड़ी सोचती रही। मेरे बेटे के घाव वाकई बहुत गहरे हैं, ये इतनी आसानी से नहीं भरेंगे। लेकिन बेटा, तुझे ये भी समझना होगा कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। शिवानी ने ऐसा क्यों कहा था? क्या इसके पीछे भी कोई राज था, या अब भी वो रिश्तों को निभाना चाहती थी, तोड़ना नहीं? अगले दिन ईशान अपने रूम में रेडी हो रहा था ऑफिस जाने के लिए। फिर वहां से ही वैन में बैठकर वो स्टूडियो जाता शूटिंग के लिए। उसने वाइट नीली ब्लैक कोट पहना और अपने बाल सही करने के लिए जेल निकालने जैसे ही डोर के पास पहुंचा, उसे उसमें पड़ी एक घड़ी नजर आई। ये घड़ी थी तो पुरानी, पर उसके पिता की थी आखिरी निशानी।
भले ही उसे विरासत में कुछ नहीं मिला पर अपने पिता की ये घड़ी मिली जिसका वक्त भी रुका हुआ था। और वो भी कम नहीं, जयपुर में वो अक्सर खास मौके पर इसे पहनकर कॉलेज जाता। उसके दोस्त उसे रुके हुए वक्त की घड़ी पहनने से मना करते थे और उसे ताना भी देते कि तभी तेरा वक्त रुक हुआ है, पर ईशान किसी की सुनने वाला कहा था। और वो भी अपने पिता की निशानी के बारे में। चलो आज इसे पहनते हैं, या नहीं, इसे ठीक हो करवा लेते हैं। अब जब वक्त दौड़ पड़ा है तो इसका वक्त भी चला दिया जाए। ये सोचते हुए उसने वो घड़ी अपने हाथ में बांधी और निकल गया। बाहर जैसे ही वो गार्डन से होते हुए अपनी कार की तरफ गया, उसने नोटिस किया कि सब कुछ साफ हो गया था, लेकिन वो जगह जहां माफियाओं का चीन बना था उसे किसी ने टस से मस नहीं किया था। कमाल था, लोग उस नाम से भी डरते थे। इतना खौफ कि वो नाम मिटाने की हिम्मत किसी सर्वेंट ने नहीं की। ईशान ने कार का डोर खोलते हुए उसकी तरफ देखा और अपनी आंखों पर ब्लैक गूगल लगा लिए, जिसके शीशे पर कालसांग की परछाई आ रही थी। क्या ये आगाज था किसी दुश्मनी का, किसी अतीत का, या फिर निशा के कहने पर अब माफिया शांत थी? पर क्या ईशान शांत हो पाएगा? ऑफिस जाने से पहले उसकी कार एक स्टोर के पास आकर रुकी। वो शॉप इतनी बड़ी थी जैसे घड़ियों का बाजार लगा हो। ईशान को लगा कि यहाँ जरूर ये ठीक हो जाए। शॉप वाले ने घड़ी देखते ही कहा, काफी महंगी है, यूनिस जैसे वन पीस होते हैं। वो हंसते हुए कह रहा था। ये घड़ी बहुत महंगी थी। ईशान ने इसे जयपुर में दिखाया था तो वहाँ बहुत पैसे मांगे थे और ईशान के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे, तो उसने ठीक नहीं कराई। उसके लिए इसका होना ही काफी था। उसका ख्याल था कि जब किस्मत ही खराब है तो वक्त सही करके क्या मिलेगा। पर अब उसके पास पैसा भी था और वक्त भी। शॉपर वाले ने उसे ऊपर से नीचे देखा पर कोई रास्ता नहीं मिला। फिर उसने अपने और कुछ हडियान निकाले और घड़ी घुमाते हुए बोला, भाई साहब, ये सिर्फ महंगी ही नहीं बल्कि बहुत पुरानी भी है, मुझसे तो सही नहीं हो पाएगी। ईशान सख्त आवाज में कहता है, चाहे जितने पैसे ले लो, पर मुझे ये सही करवानी है। शॉप वाला अपना सर खुजाते हुए, अच्छा अगर ऐसा है तो एक ही दुकान है जो पक्का इसे सही कर सकता है, उसने थोड़ा सोचते हुए कहा। ईशान ने एक झटके में कहा, पता बताओ। यहाँ आधे एक घंटे बाद ईशान एक बस्ती से होता हुआ उस दुकान का पता लगाने लगा। लोगों से पूछ पूछ के वो आगे बढ़ा जहां उसे एक दुकान सच वैसी ही दिखी जैसा उस शॉप वाले ने बताया था। पुरानी धूल से ढकी हुई लकड़ी के बोर्ड और टेढ़े मेढ़े शब्दों में लिखा था, मालिक टाइम हाउस सिंस 1942। अंदर घुसते ही उसे पुराने समय की खुशबू ने घेर लिया। ये दुकान बस्ती के अंदर के कौन में बनी हुई थी और इसके अंदर जैसे घड़ियों का जहां बस्ता था, पुरानी से पुरानी घड़ियां तंगी थी। दीवारें भी काफी अजीब थी, पर ईशान ने इन सब पर ध्यान ना देते हुए, हाँ बेटा, कैसे आना हुआ? बड़े दिन बाद उनकी दुकान पर कोई आया था। ईशान ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा। सफेद बाल, गोल चश्मा और चेहरे और गहरी झुर्रियां, हाथ काम करते वक्त कांप रहे थे। ईशान ने इन्हें देख अपने मन में कहा, ये प्रोडक्ट अभी तक जिंदा कैसे है? एक एज तक तो निकल लेना था और ये घड़ी सही करते हैं। ईशान की आवाज में हैरानी थी। इन्हें तो कोई फूंक मारे तो ही मर जाए। उनके कांपते हाथों को देख ईशान को बुरा भी लग रहा था और उनके जिंदा होने पर हैरानी भी थी। तभी उन्होंने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, मेरे हाथों पर मत जाओ मियां, मैं बड़े काम का बंदा हूँ। ईशान झेप गया। उन्होंने उसके दिल की बात जो पढ़ ली थी। ये आपकी दुकान है काका? बूढ़ा गरजते हुए, काका नहीं चाचा कहो, अब्दुल खान नाम है मेरा, और बस्ती में सब मुझे अब्दुल चाचा कहकर पुकारते हैं। ईशान हैरान, इतने ढीले ढाले शरीर में से इतनी भड़कम आवाज कहाँ से आई? ईशान समझ गया कि इनसे तेज नहीं चलना। अच्छा, ये दुकान कुछ पुरानी नहीं है,
उसने बात बदलते हुए कहा। अब्दुल चाचा फिर बोले, तुम्हारी घड़ी भी तो पुरानी है ना। ईशान ने फिर अपना मुंह बंद करते हुए घड़ी उनकी तरफ बढ़ाना ही ठीक समझा, कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए और उसकी घड़ी सही भी ना करे, और ईशान जो इतने दूर का सफर करके यहाँ आया था वो बेकार जाए। जैसे ही ईशान न अपने पिता की घड़ी उनकी तरफ बढ़ाई, उन्होंने अपना चश्मा साफ करके उस गौर से देखा। ये तो। हाँ हाँ जानता हूँ, बहुत महंगी है, अब आगे भी कुछ बताएं। अब्दुल चाचा कुछ कहते तभी ईशान बोल पड़ा। अब्दुल चाचा अभी भी कुछ सोच रहे थे, उनके शब्द भी अंदर ही रह गए। ईशान ने कहा, क्या चाचा क्या सोच रहे हो, सही तो हो जाएगी ना। अब्दुल चाचा ने एक गहरी नज़र उस घड़ी पर और अगली ईशान पर डाली, उन्हें यूं गहरी सोच में डूबा देख। ईशान ने फिर पूछा, क्या हुआ चाचा, ये सही तो हो जाएगी ना। अब की बार चाचा ने कहा, ये घड़ी तुम्हारी है। ईशान ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मेरे पिता की है, और आप क्यों पूछ रहे हैं। अब्दुल चाचा ने फिर अपने शब्दों और जोर देते हुए कहा, मैंने इसे पहले भी देखा है, या फिर सही किया है, ये मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ये सुनते ही ईशान के होश उड़ गए। क्या अब्दुल चाचा वाकई बड़े काम के बंदे थे। क्या ईशान को यहाँ कुछ सुराख मिलेंगे अपने पिता के अतीत के। क्या अब्दुल चाचा जानते हैं उसके पिता के बारे में। क्या वो मुंबई में चले राज से भी वाकिफ हैं। जानने के लिए सुनते रहिए आगे। एपिसोड शेर का शिकार। ईशान ने जैसे ही वो घड़ी उनके सामने पेश की, उन्होंने शक भरी नजरों से उसे देखा और कहा, मैं इसे पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन कहाँ, शायद किसी के हाथ में, या फिर अब्दुल चाचा अपनी सोच में डूब गए। जबकि ईशान को उनकी बात पर पहले तो हैरानी हुई, फिर उसे समझ आया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी नज़र में उसके पिता का मुंबई से कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। पापा जयपुर में रहते थे, मुंबई का तो मैंने उनके मुंह से कभी सुना ही नहीं, फिर उनकी घड़ी क्या खुद चलकर यहाँ आई थी इनसे मिलने। ईशान ने खुद ही से मन में कहा और उनकी बात को पूरी तरह इग्नोर करने लगा। उसे याद था कि शॉप वाले ने कहा था कि इनकी दुकान पर ज्यादा लोग नहीं आते, कभी कभी एक आक इंसान आ जाता है तो वो उसे घंटों बात करते हैं। मेरी दुकान ऐसी है, मेरी दुकान वैसी है, मैंने अमिताभ धर्मेंद्र के लिए भी घड़ियां बनाई है। ये उसके पिता के पिता की समय की दुकान है, वगैरह वगैरह। उसने तो पहले ही ईशान को वार्न कर दिया था, अगर जाओ तो बस उनकी हाँ में हाँ मिलना और अपना काम निकलवा कर आ जाना। अब चाचा खुद ही से बड़बड़ाते हुए उसे ठीक कर रहे थे। कहाँ, कुछ तो है इसमें, पर क्या कहाँ देखा है, याद क्यों नहीं आ रहा। ईशान उनके बड़बड़ाने पर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। अरे चाचा आप भी ना, इतनी घड़ियां सही की होंगी आपने, उसमें से ही कोई मिलती झूलती होगी, और आप भी बात को पकड़ कर बैठ गए। अरे इस उम्र में दिमाग पर इतना जोर मत डालिए, कहीं मेरी घड़ी सही होने से पहले ही आप शहीद ना हो जाए। चाचा की घिसक गई। ए बुढ़ा होगा तेरा बाप, अब भी बहुत दम है इन हड्डियों में, दिखाओ क्या। ईशान ने बचाव करते हुए, नहीं नहीं, बस ये बताइए सही हो गई हो तो मैं जाऊं। अब्दुल चाचा ने घड़ी उसकी तरफ करते हुए कहा, ले हो गई सही, ये देख। ईशान ने टेबल के इस पार से ही उन्हें झप्पी देते हुए कहा, अरे वाह चाचा, तुम तो सच में कमाल के बंदे निकले। ये कहता हुआ वो घड़ी अपनी कलाई में बांधने लगा। ईशान यहाँ खुश था, पर उसे क्या खबर थी कि कोई है जो उस पर नजर रखे हुए हैं। क्या आप भी भूल गए मालिक का आदमी जो बचपन से ईशान पर जयपुर में नजर रखे हुए था, और अब जब वो मुंबई लौट आया तो उसे ऐसे ही छोड़ देना उसके दुश्मन की बेवकूफ़ी होती। उन्होंने अब अपने खास आदमी को ये काम सौंपा था, जो अभी दूर से ईशान और उस बूढ़े को देखकर अपने मालिक को कॉल मिलाने लगा। हाँ बोलो, क्या खबर है। दूसरी तरफ से सख्त आवाज आई।
मालिक, ये तो कहीं का जोकर निकला जो उस बूढ़े से डर गया। वो आपका मुकाबला कैसे कर पाएगा? नहीं शेरा, इसे इतने हल्के में नहीं लेना। ये अपने बाप से भी आगे जाएगा। शेरा ने हंसते हुए तीखी नजर से कहा, उसका बाप भी तो खत्म हो गया, ये भी नहीं बचेगा। ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगा और जैसे ही दूसरी तरफ पलटा उसके होश उठ गए और उसकी हंसी हवा में कहीं गायब हो गई। उसके ठीक सामने ईशान खड़ा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो शेरा, क्या हुआ है? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? पर शेरा बुरी तरह से सन था। उसने झट से ईशान को धक्का दिया और तेजी से भागना शुरू किया। ईशान ने भी खुद को संभाला और उसके पीछे भागने लगा। पीछे से अब्दुल चाचा, अरे मेरे पैसे तो देता जा। दोनों अब बस्ती की तंग गलियों में मैराथन रेस खेल रहे थे। गलियां संकरी थीं, चारों तरफ कपड़े और रस्सियों की बाधाएं। कभी उसके सामने अचानक रस्सी आ जाती तो कभी खुद कड़पे और वो आदमी कपड़े के ढेर पर फिसलता। कभी रास्ते में रखी रस्सी ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया। ईशान हर अड़चन से बचते हुए धीरे धीरे दूरी कम कर रहा था। ईशान ने भागते हुए आवाजें लगाई, ए रुक, रुक जा, नहीं तो कहता हुआ वो खुद रुका और एक टोकरी उसके पैर पे मार दी। वो आदमी गिरा। ईशान झपटे से उसके पास आया पर एक औरत चिल्लाते हुए, ये मेरी टोकरी किससे पूछ के ली? ये मुंबई की बस्ती थी जनाब, यहाँ पानी की समस्या इतनी थी कि लोगों के लिए दौलत नहीं, बाल्टी टोकरियां ही उनकी असली दौलत होती थी। वो आदमी मौका देख उठ खड़ा हुआ और फिर भागना शुरू कर दिया। यहाँ अभी भी उस औरत ने ईशान का बाजू नहीं छोड़ा, मेरी टोकरी दे। ईशान उनसे अपना हाथ छुड़ाते हुए, अरे ताई, एक क्या 10 ले लेना, अभी जाने दो। फिर उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर उन्हें दिए और फिर से भागा। वो औरत अब पैसे गिनने लगी। जैसे ही वे एक बड़े चौड़े रोड पर पहुंचे, सड़क पर चलती गाड़ियां के बीच खतरनाक खेल शुरू हुआ। आदमी गाड़ियों के बीच छलांग लगाता। ईशान भी तेज रफ्तार से उसके पीछे दौड़ रहा। हेडलाइट्स की चमक उनके चेहरे पर पड़ती, धूल और धुएं में उनका पीछा किया और डर बढ़ रहा था। ईशान ने एक मौका देखा, आदमी एक ठेले से टकराने वाला था। झट से ईशान ने एक्शन मूव लिया, उसे पकड़ लिया और ठेला उसे बचाने के लिए पीछे धकेला। आदमी संतुलन खोकर रोड के किनारे गिरा। ईशान ने उसे पकड़कर खड़ा किया। अब बोल, क्या कह रहा था तू? हाँ, मेरे पापा के बारे में बात हो रही थी ना, बोल। ईशान के हाथ में उसका कॉलर था। उसने डरते हुए कहा, नहीं मैं कैसे, मैंने नहीं, हड़बड़ाते हुए उसने कहा। फिर उसकी नज़र ठेले पर रखे चाकू पर गई। उसने झट से चाकू से ईशान पर वार किया। ईशान अपना हाथ पकड़कर कहराने लगा। वो आदमी फिर भागने में कामयाब था। दोनों देखते देखते हाईवे रोड पे पहुंच गए। बड़ी बड़ी गाड़ियों से बचते हुए वो ऊपर पुल की तरफ भागा। ईशान ने भी पुल का रास्ता देख उसका पीछा किया। वो आदमी भागते हुए बीच में फंस गया, जहां उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। नीचे जाता तो ट्रैफिक और पीछे जाता तो ईशान उसके सामने मौत बनकर खड़ा था। अब बोल, कहाँ भागेगा? दोनों की सांस फूल रही थी। ईशान ने भी अपने घुटने पर हाथ रखते हुए जोर जोर से सांसें लेने लगा। वो आदमी भी पुल की रेलिंग पकड़कर खड़ा था, जैसे अगर बात नहीं बनी तो नीचे कूद जाएगा। ईशान ने उसके इरादे समझ लिए और तुरंत उसके हाथ पीछे से पकड़कर फोल्ड कर लिए। सच बोल, वरना मैं खुद तुझे नीचे फेंक दूंगा, ईशान ने कड़क आवाज में कहा और उसकी गर्दन पकड़कर नीचे की तरफ कर दी, जिससे उसे जमीन नजर आने लगी। भले ही मौत उसके सर पर नाच रही थी, पर उसे इसका जरा भी डर नहीं था। उसे तो मालिक का खौफ सता रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। ईशान ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत की। बता, क्या जानता है मेरे बाप के बारे में?
बता नहीं तो यहीं से फेंक दूंगा। शेरा, जिसे जमीन नजर आ रही थी, उसने जोर जोर से हंसना शुरू किया और कहा, अगर नहीं बताऊंगा तो तू मुझे मार देगा, और अगर बता दिया तो वो मुझे जमीन में गाड़ देंगे। उसकी आवाज में सीरियसनेस आ गई, जिसे सुन ईशान समझ गया कि ये वफादार कुत्ता है, पर वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। ईशान ने उसकी गर्दन ऊपर की तरफ की और पकड़ हल्की करते हुए बोला, कौन मार देगा और क्यों? ईशान के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा भी क्या पूछ रहा है जो इसके लिए कोई उसकी जान ले ले। फिर भी ईशान न बोलना शुरू किया। देख, अगर तूने मुझे सच बता दिया तो मैं वादा करता हूँ कि तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ईशान का इतना कहना ही था कि एक जोर की आवाज हुई। ईशान उस आदमी के दोनों हाथ कसकर पकड़े हुए था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। आंखों में गुस्सा और बेचैनी दोनों झलक रहे थे। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी धान गोली की आवाज गूंज उठी, इतनी पास से कि ईशान के कान सुन्न हो गए। उसने चौंक कर ऊपर देखा। जिस आदमी को वो पकड़ रखा था, उसका सिर अचानक पीछे की तरफ झटका और माथे के बीचों बीच से खून की पतली रेखा फूट पड़ी। एक पल में उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वो आदमी ईशान की बाहों से फिसलकर जमीन पर गिर गया। ईशान की सांस रुक गई। उसने कांपते हुए सामने नजर उठाई। धुएं के बीच से कुछ साए नजर आए और तभी वो साफ दिखे, पुलिस की टीम। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, जंग थी, बहुत पुरानी जंग, जो इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली थी। पर इसके बाद ईशान को ये तो पता चला कि उसके पिता का कनेक्शन मुंबई से ही था। अब देखे आगे क्या होने वाला था। आखिर क्यों शेरा ने सच नहीं बताया? क्या उसे मालिक का डर था या बात कुछ और थी? और पुलिस की टीम यहाँ अचानक कैसे आई? आखिर उन्होंने क्यों मारा शेरा को? अब क्या करेगा ईशान? कैसे पहुंचेगा अपने पिता के सच तक? आखिर कौन थे वो? क्या अतीत था ईशान का? जानने के लिए सुनते रहिए। एपिसोड एनकाउंटर। थीम: ट्रूथ हाइड्स बिहाइंड द बैरल ऑफ अ गन। मुंबई की शाम भारी थी। ईशान अभी भी जड़ खड़ा था। जमीन पर पड़ा वो आदमी अब बिल्कुल स्थिर हो चुका था। गोली की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी, जैसे समय ठहर गया हो। पुल किनारे अब शेरा की लाश पड़ी थी। चारों ओर पुलिस की लाल नीली लाइट्स चमक रही थी। ईशान चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीना, पर आंखों में सवाल थे। ये आदमी कौन था? ईशान नहीं जानता था, पर वो ईशान को जानता था। कैसे? और अब पुलिस का क्या चक्कर है? धीरे धीरे पुलिस की टीम अलग हो गई और उनके बीच से एक बूढ़ा मगर तेज नजर वाला आदमी आगे बढ़ा। सफेद बालों में हल्की सी चमक थी, चेहरा झुर्रियों से भरा मगर आंखें। उन आंखों में सालों का अनुभव और सैकड़ों मुठभेड़ों की ठंडक थी। वो था एसीपी रणवीर ठाकुर, पुलिस विभाग का वो नाम जिसके एनकाउंटर आज भी अखबारों में मिसाल बने हुए थे। रणवीर ने धीरे से अपनी बंदूक नीचे की और ठंडी आवाज में बोला। आंखों वाला आदमी लाश के पास झुका और फिर बिना कुछ कहे धीरे से अपने बगल वाले कांस्टेबल से बोला, कहा था ना इसका एनकाउंटर मेरे हो हाथों होना है। कब से पीछे लगे थे, आज हत्थे चढ़ ही गया। एसीपी के कहते ही उनके साथ वाले लोगों ने भी सहमति दिखाई, जैसे सब पहले से ही प्लेन हो। ईशान ने सब कुछ साफ साफ सुना। उसके सीने में एक झटका लगा। क्रिमिनल? वो? आखिर क्यों? और अगर ये क्रिमिनल था तो ये मेरे पापा को कैसे जानता था? ये मेरे ही बारे में बात कर रहा था ना? फिर उसके सवाल में एक ख्याल आया कि अगर वो उसे जानता नहीं होता तो उसे देखकर भागता क्यों? इससे ये
पक्का हो गया कि वो ईशान की ही बात कर रहा था, पर किससे कॉल के दूसरी तरफ कौन था? पर उसने कुछ नहीं कहा, बस रणवीर की आंखों में देखा। वो नजरें जो जैसे उसके पिता की मौत के राज तक पहुंच चुकी थी और उसे ईशान के सामने ही खत्म कर ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस पहुंची। सायरन की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। बॉडी उठाई गई। ईशान वहीं खड़ा रहा, लाश के साथ, जैसे उसके सवाल भी स्ट्रेचर पर चढ़ गए हों। रणवीर ने जाते जाते उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, तेरे जैसे चेहरों को देख चुका हूं मैं, जो सच की तलाश में निकलते हैं, पर या तो मर जाते हैं या हमारी फाइलों में गुम हो जाते हैं। ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी गाड़ी की जाती लाल लाइट्स को देर तक देखता रहा। उसके मन में अब एक ही बात गूंज रही थी, अगर वो मेरे पिता के साथी थे, तो उनकी मौत के पीछे कौन था? धीरे धीरे उसकी उंगलियां पिता की घड़ी पर गईं। घड़ी अब भी चल रही थी, पर वक्त जैसे ठहर गया था। ईशान जानता था, उसके पिता के सच तक पहुंचने का रास्ता अब खून और धोखे की गलियों से होकर गुजरेगा। रात गहरी थी। बारिश की बूंदें अब भी खिड़की पर टकरा रही थी। ईशान अपने कमरे में बैठा था, आंखें सूनी, हाथ में वही घड़ी जो अब उसके मन पर बोझ बन चुकी थी। टेबल पर रखी लाइट में उसका चेहरा आधा उजाले में, आधा अंधेरे में था, जैसे उसकी जिंदगी का सच भी दो हिस्सों में बंट गया हो। उसने धीरे से फोन उठाया और नंबर मिलाया। अरमान, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कुछ ही देर में अरमान वहां आ गया। वो दरवाजे पर खड़ा था, गीला कोट उतारते हुए बोला, क्या हुआ ईशान सर? आप ठीक है? ऐसे क्यों लग रहा है जैसे किसी ने आपका सब कुछ छीन लिया हो? ईशान कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कभी कभी लगता है मैंने पूरी जिंदगी झूठ के बीच गुजारी है। अरमान ने हैरान होकर पूछा, मतलब? ईशान ने घड़ी टेबल पर रखी और कहा, मैं अपने पिता के बारे में सब जानना चाहता हूं, अरमान, जो आज तक किसी ने नहीं बताया, यहां तक कि मां ने भी नहीं। अरमान उसके पास आया, कुर्सी खींचकर बैठ गया। आप अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानते। ईशान मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में दर्द छुपा था, जो अरमान को भी साफ नजर आ रहा था। बहुत छोटा था जब मेरे पापा इस दुनिया से चल बसे। मेरा नसीब तो देखो, लोगों को अपने पिता की प्रॉपर्टी मिलती है, पर मुझे मिले तो राज, ऐसे राज जिनको जानने का भी कोई रास्ता नहीं। जब भी कोई राह नजर आती है और मैं उस पर चल देता हूँ, तो वो आगे जाकर धुंधली हो जाती है और रास्ता खत्म हो जाता है। मेरे पिता ने जाते जाते मेरे लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं, एक ऐसी जिंदगी छोड़ी जो मुझे जरा भी पसंद नहीं। आखिर तुम ही बताओ, कोई बच्चा जिसकी पिता की इतनी प्रॉपर्टी हो, वो नौकरों की तरह अपनी जिंदगी गुजारे? अरमान अब तक जितना जान पाया था उतना ही समझते हुए बोला, लेकिन आपके पापा की मौत कैसे हुई और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम क्यों नहीं की? उसकी बात पर ईशान जोर जोर से अपने ही नसीब पर हंसने लगा। अरमान, अरमान, अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुम्हें क्यों बुलाता? हाँ, ये ही तो मेरे राज है जिन तक मैं पहुंचने वाला होता हूँ, पर तभी सब खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि जहां से शुरू किया था वहीं पर आकर रुक गया। ईशान की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। अरमान ने ईशान को शांत करते हुए जानने की कोशिश की कि वो आखिर किन सुराखों की बात कर रहा है। ईशान ने भी धीरे धीरे उसे पहले तो राघव अंकल के मिलने का बताया, फिर उनका एक्सीडेंट, और आज जो आदमी उससे मिला। वो कुछ तो जानता था या फिर बहुत कुछ जानता था, पर मुंह खोलने से पहले ही उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया।
अरमान एजेंट था जो माधवी जी के लिए काम करता था, लेकिन एक गलती के कारण उन्होंने इसे जॉब से निकाल दिया। पर ईशान को उसकी असल कदर थी, इसलिए शायद वो उससे जुड़ गया और अब वो अकेला नहीं था, एक एजेंट जो उसके लिए काम करने वाला था। ईशान ने आगे कहा। एसीपी रणवीर ठाकुर ने कहा कि वो क्रिमिनल था और शायद वो मेरे पिता से जुड़ा है। ईशान ने सिर झुका लिया। अगर ये सच है तो वो सिर्फ मेरे पिता नहीं, किसी बड़े खेल का हिस्सा थे। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। अरमान ने धीरे से घड़ी अपने हाथ में ली और उसे देखते हुए बोला, ये तो काफी महंगी लग रही है। तो आपके पापा करते क्या थे? उसने ईशान की ओर देखा। कहा ना, अरमान नहीं जानता, बस इतना याद है कि जब वो कई दिन बाद घर आते थे तो सबके लिए तोहफे लेकर आते थे, और जितना वक्त मैंने उनके साथ गुजारा वो गरीबों को पैसों से लेकर हर जरूरत की चीज से मदद करते थे। ईशान का चेहरा खिल उठा, वो अपने पिता के यादों में खो गया था। हाँ, अगर उस ट्रक के बारे में कुछ पता चल जाए तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं। अरमान ने अपना डिटेक्टिव दिमाग दौड़ाकर सीधा पॉइंट की बात की। ईशान ने थोड़ा दिमाग पर जोर डालते हुए याद किया कि जैसे ही वो ट्रक उनकी कार के पास आया था उसने फौरन कार रोक दी थी और सर झुका लिया था, जिसके कारण ना तो वो उसकी नंबर प्लेट देख सका ना उस इंसान को। नहीं अरमान, मैंने नहीं देखा, वो इतनी तेजी से अचानक आया कि मैं देख ही नहीं सका। अरमान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ईशान, सर जो भी हो, आप अकेले नहीं हैं। हम मिलकर सारा सच निकालेंगे। ईशान ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। बारिश रुक चुकी थी, पर हवा में तूफान अभी बाकी था। अरमान बिल्कुल उसके भाई जैसा बन गया था। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर सुपरस्टार। और दोस्तों प्लीज जरूर बताएं कि आपको ये नोवेल कैसी लग रही है, ताकि हम और आगे लिखते रहे। एपिसोड एविडेंस अनकवर्ड। माहौल काफी गर्म था और ईशान का मूड भी ठीक नहीं था। अरमान ने उसे हंसाने के लिए एक बात छेड़ी। अच्छा सर, वो जोया का क्या रहा? अभी भी वो मुझे ही बॉस मानती है क्या? अगर हाँ तो आप बता देना। मुझे एक्टिंग करनी भी कमाल की आती है, देखा नहीं आपने उस दिन? लग रहा था न बिल्कुल असली बॉस। ईशान के चेहरे पर भी हंसी आ गई। अब ये करने को कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो सच जान चुकी है, तेरा भी और मेरा भी। ये सुन अरमान थोड़ा उदास हुआ। मैंने तो सोचा था कि और परेशान करेंगे उसे। ईशान अब थोड़ा सख्त होते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे कुछ जानना था, जान लिया और अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि अरमान ने उसकी बात पर मजाकिया अंदाज में छेड़ते हुए कहा, जिस पर ईशान ने कहा शट अप। पर अरमान रुका नहीं और आगे उसकी टांग खींचते हुए बोला, वैसे आपने ऐसा किया क्यों? मतलब कोई खास बात है? ईशान ने उसे घूरा तो अरमान झट से सीधा होते हुए, अरे आपने ही तो कहा था बाद में बताएंगे। ईशान ने अपने इमोशन छुपाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अच्छी लड़की है। ओह तो ये बात है। अब की बार ईशान ने उसे उठने का इशारा करते हुए कहा, चल हो गया तेरा, निकल अब यहाँ से, चल रात भी हो गई। ईशान उसे धक्के देते हुए निकाल रहा था। इन दोनों का कनेक्शन काफी अच्छा हो गया था। जब से ये उसे राहुल की पहचान में मिला था तब भी वो उसकी शूटिंग में हेल्प करता और अब तो उसने ईशान के लिए काम करना शुरू कर दिया था। ईशान भी काफी हंसमुख इंसान था, लेकिन आज उसका दिल नहीं था और इसलिए अरमान उसका मूड ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ था। उनकी धक्कम दुक्की चल ही रही थी कि तभी शिवानी वहां आ गई। अरे अरे ये क्या कर रहा है? ईशान शिवानी को देख अब की बार। अरमान अपना बचाव करते हुए उसे फंसाते हुए बोला, अरे आंटी, आप जग रही हो, अच्छा हुआ देखिए,
मुझ जैसे मासूम को कैसे निकाला जा रहा है। ईशान ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, सही कहा तूने, तेरी एक्टिंग स्किल काफी अच्छी है। वो भी तो अच्छी है ना सर। इस पर अरमान न शरारती अंदाज में कहा। इससे पहले ईशान उसके मुंह बंद करता, शिवानी बोल पड़ी। कौन किसकी बात हो रही है? अब की बार अरमान उससे बचकर शिवानी के पास आ गया। जोया और कौन आंटी? जोया का नाम सुन शिवानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सही कहा, बहुत प्यारी है। उन्हें भी हमले का नजारा याद आ गया जब उसने शिवानी को न सिर्फ बचाया था बल्कि उनका किसी अपने की तरह ख्याल भी रखा था। आप मिल चुकी है जोया से? अरमान ने हैरानी से पूछा, जिस पर शिवानी बोली, हाँ और क्या। वो आई थी ना हमारे घर बेचारी में, तो सही से उसे चाय पानी का भी नहीं पूछ पाई, और ना ही उसके बारे में। माँ तो माँ होती है, और अरमान भी किसी छोटे भाई की तरह। दोनों जोया की बातें इस तरह करने लगे जैसे ईशान का रिश्ता आया हो उसके लिए। और यहाँ खड़ा ईशान अपना माथा पकड़कर खड़ा था। फिर उसने अरमान को यहाँ से निकालने का सोचा और आगे बढ़ा। अरे माँ, रात बहुत हो गई है, अरमान को अब घर जाने दीजिए। ये सुन अरमान ने कहा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाऊंगा है ना आंटी। इस पर शिवानी बोली, हाँ बेटा, बल्कि मैं तो कहती हूँ खाना खाकर जाना। अरमान खुश होते हुए बोला, आंटी पेट में सच में चूहे दौड़ने लगे हैं। वैसे खाने में क्या बना है? शाही पनीर, छोले और भी बहुत कुछ है, चलो हाथ मुंह धो लो। मैं खाना लगवा देती हूँ। थोड़ी ही देर में सब खाने पर बैठ गए। शिवानी ने बड़े प्यार से पहले ईशान को फिर अरमान को खाना परोसा। लो बेटा और लो। अरमान उन्हें मना करते हुए, बस आंटी बहुत खा लिया, बस अब और नहीं। ईशान ने इस बार उसकी टांग खींचनी चाहिए। हाँ माँ और दे, इसे सब्जी बहुत अच्छी है ना अरमान? अरमान भी उसकी नज़र समझते हुए बोला, हाँ बहुत अच्छी है। और वो भी इस बात पर ईशान का निवाला अटक गया। वो जोर जोर से खांसने लगा तो शिवानी उसकी पीठ सहलाते हुए उसे पानी देती हुई बोली, कहती हूँ ना खाने में बातें मत किया करो, चलो अब दोनों चुपचाप खाना खाओ। अब दोनों खाना खत्म कर सोने चले गए। ज्यादा रात होने के कारण ईशान ने उसे भी यहीं सोने के लिए कह दिया। अगले दिन दोनों पुल के किनारे सुराख की तलाश में निकल पड़े। अच्छा, तो आप यहाँ से आ रहे थे? तभी ईशान ने कहा। नहीं भाई, मैं वहाँ से आ रहा था। अच्छा अच्छा, तो आप वहाँ से आ रहे थे और मैं यहाँ से? ईशान हैरान होते हुए, तू कब आया? अरे मेरा मतलब कि वो क्रिमिनल भाई, मैं उसकी जगह हूँ। ईशान अब समझते हुए, अच्छा तो ठीक है। फिर अरमान जमीन पर नजर रखे चलने लगा। उसे ऐसा करता देख ईशान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए खुद भी थोड़ा झुका और बोला, तेरे पैसे गिर गए क्या? अरमान उसे घूरते हुए बोला, आपने सीआईडी नहीं देखा क्या? ईशान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं यार, वो मुझे खून खराबा पसंद नहीं इसलिए। इस पर अरमान ने कहा, अरे मैं सुराख ढूंढ रहा हूँ। जब आप दोनों यहाँ भागते हुए आए होंगे तो जरूर उसका कुछ तो गिरा होगा। ईशान फिर समझते हुए उसके साथ देने लगा। अब दोनों ही तलाश में लग गए। आप वहां देखें, मैं यहाँ देखता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ही छानबीन करने के बाद अरमान को रेलिंग के किनारे एक रिंग मिली। उसने ईशान को आवाज लगाते हुए बुलाया, ये आपकी है। ईशान ने ना में सर हिलाया। फिर दोनों ही समझ गए कि ये किसकी हो सकती है। कल ईशान ने अरमान को ये भी बता दिया था कि उसने उस आदमी को रेलिंग से नीचे फेंकने की धमकी दी थी, तो बस तभी उसके हाथ से ये रिंग गिर गई होगी। अब दोनों ही पुल पर खड़े नीचे का नजारा देखने लगे। तभी ईशान के दिल में एक सवाल आया और उसने कहा, अरमान, तुम एक बात का पता और लगा सकते हो, या ये भी हो सकता है कि तुम्हें इस बारे में पता हो। अरमान उसे देखने लगा, किस बारे में?
ईशान न कहा, मेरे शुभचिंतक के बारे में कुछ जानते हो? अरमान ने कहा, अब ये कौन सा नया दुश्मन है? ईशान मुस्कुराते हुए और उस साए के बारे में सोचते हुए बोला, दुश्मन नहीं दोस्त है। नहीं सर, मैं फिर आपके इस दोस्त को नहीं जानता। वैसे भी माधवी जी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इतनी सीक्रेट रखती है कि उसका मुझे कोई आइडिया नहीं। ठीक है, तुम इस रिंग का पता लगाओ और मैं खुद ही अपने शुभचिंतक के बारे में जान लूंगा। फिर ईशान ने बिना वक्त गवाए स्टूडियो के लिए निकल गया। कल भी इनकाउंटर के कारण वो शूटिंग नहीं कर पाया था, पर अब वो और अपना वक्त खराब नहीं करना चाहता था। ईशान के आते ही स्टूडियो में शूटिंग शुरू हो गई। ईशान ने अपनी पूरी मेहनत से शूटिंग में फोकस किया। कैमरा एक्शन, फिर ब्रेक। ब्रेक में ईशान अपनी वैन में रेडी होने गया और फिर वापस आकर दोबारा शूट स्टार्ट करवाया। ऐसे ही करते कहते शाम हो गई और शूटिंग का पैकअप होने लगा। ये शाम ईशान के लिए एक नई रोशनी लाने वाली थी। जैसे ही वो शूटिंग पूरी कर माधवी जी से मिलने उन्हें केबिन गया। वो कुछ काम कर रही थी। थोड़ी देर वहीं बैठकर उसने इंतजार किया और फिर जैसे ही माधवी जी ने उसे बोलने की इजाजत दी, ईशान ने सीधा सवाल किया, देखिए माधवी जी, मेरी जिंदगी पहले से ही बहुत हार्ड चल रही है। बोले तो बिल्कुल सस्पेंसफुल। अब आप कम से कम एक सस्पेंस तो खोलिए। माधवी जी समझ गई कि ईशान किस बारे में बात कर रहा है। मैंने भी कुछ सोचा है इस बारे में और अब वक्त आ गया है। ईशान हैरानी से, किस चीज का? तुम्हें तुम्हारे शुभचिंतक से मिलवाने का। सही वक्त आ गया ईशान। तुम मुझे शाम को रेडी मिलो में। ये शुभचिंतक था कौन जिसके नाम ने पूरे केबिन में अपना कब्जा जमा लिया था? उसके इस नाम से जो खामोशी पूरे रूम में गूंज रही थी वो तोड़ना मुश्किल होता जा रहा था। पर अब वक्त था उससे मिलने का। माधवी जी ने ईशान से रेडी होने को कहा और नीरज जी से कार निकलवाने को। वो ईशान को अपने साथ एक पार्टी में ले जाने वाली थी और उसका शुभचिंतक भी वहीं आने वाला था। तुम शाम 8 बजे मुझे रेडी मिलो हम। ईशान ने बिना सोचे ही हाँ कह दिया, लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आया। कौन हो सकता था ये शख्स? क्या ये ईशान के घर में से कोई था या फिर कोई और ही था? क्या ये इनकाउंटर सच में सही था या ये किसी और की चाल थी ईशान को सच से दूर रखने के लिए? एपिसोड शुभचिंतक। माधवी जी ने ईशान से पार्टी के लिए रेडी होने को कहा और शाम 8 बजे साथ चलने को। पर क्या होगा जब ईशान मिलेगा अपने शुभचिंतक से? कौन हो सकता था वो? ईशान ये सोच ही रहा था। फिर कुछ वक्त अपने स्टूडियो की वैन में ही अपनी मूवी की स्क्रिप्ट्स पढ़ने के बाद वो रूम में अपना फोन चलाने लगा। तभी माधवी जी ने उसके लिए एक पार्टी ड्रेस भिजवाई और उसे रेडी होने के लिए भी कहलवा दिया। ईशान स्टूडियो से ही वहां जाने वाला था। उसने ड्रेस ली, चेंजिंग रूम गया और रेडी होकर खुद को मिरर में देखने लगा और खुद से बोला, हम नॉट बैड। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा शिवानी की कॉल थी। हाँ मान बेटा, तेरे बड़े पापा ने आज खास हमारे डिनर पार्टी रखी है, तुझे भी बुलाया है। ईशान ये सुनकर पहले तो शॉक्ड हुआ, फिर हंसते हुए उसने कहा, आज सूरज कहाँ से उगा था? आई मीन सीरियसली, उन्हें मुंह से निकम्मे नकारे इंसान से क्या काम? ईशान, शिवानी ने सख्त आवाज में कहा। तो ईशान भी सीरियस हो गया। मना कर दे, बड़े ओहरे में उसने कहा। माँ, मैं उन लोगों से नहीं मिलना चाहता और वैसे भी मैं किसी पार्टी में जरूरी काम से जा रहा हूँ। अगर आप चाहे तो ड्राइवर आपको छोड़ आएगा, मैं आपको नहीं रोक रहा। वो हमारे अपने हैं बेटा, शिवानी ने फिर एक बार उसे समझाते हुए कहा। पता है माँ, मेरे अपनों से ही सीखा है कि इस दुनिया में कोई आपका अपना नहीं, सब पैसों के सगे हैं। अगर आपको लगता है कि वो लोग हमारे अपने हैं तो ये आपका सपना है, वो सब मतलबी है।
शिवानी भी उसे समझाते हुए थक गई थी, इसलिए आखिरी बार उन्होंने कहा, ठीक है, तू अपनी पार्टी संभाल, मैं रिश्तों को संभालती हूँ। पर बेटा, वक्त पर रिश्ते ना संभाले जाए तो वो बिखर जाते हैं। ईशान ने उतरे हुए चेहरे से ही सही पर आईने में अपना आज देखा कि अब वो किस मुकाम पर है। वो अपना फोन रखने को हुआ तो उसकी नज़र स्क्रीन पर गई। डॉक्टर की मिस कॉल्स आई थी जब वो शिवानी के साथ बिजी था। उसने तुरंत बाहर निकलते हुए डॉक्टर को कॉल लगाई। उसे डर था कि कहीं राघव अंकल को कुछ हुआ तो नहीं। फिर क्या उसका शक यकीन में बदल गया। दूसरी तरफ से आवाज आई, ईशान, राघव जी पर हमला हुआ है। ये सुनते ही ईशान के होश उठ गए। वॉट? बट हाउ? फिक्र करने की बात नहीं, हमारी सिक्योरिटी ने सब संभाल लिया, अब वो सेव है। मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कॉल कट हो गई थी। कुछ पल खड़ा होकर सोचना लगा कि इसके पीछे कौन हो सकता है। क्या उसका कोई अपना तो नहीं? या फिर ईशान? खैर, अभी ईशान जिस काम से जा रहा था उसने वहां जाना ठीक समझा। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि अब वो सेव है। फिर उसके लिए एक कार आई जिसमें वो बैठ कर चला गया। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक बड़े से आलीशान फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी, जो पार्टी की चकाचौंध से सजा हुआ था। रात के सितारों की चमक से कम और जमीन के सितारों से जगमग ये पार्टी अपने चरण पर थी। ईशान ने जैसे ही एंट्री मारी, सबकी नज़र उस पर ही जा अटकी। ईशान की पार्टी लुक, शक्ति और शालीनता की एंटी। जैसे ही ईशान अपनी कार से एक हीरो की तरह बाहर आता है, उसकी चाल में एक ठहराव और आंखों में एक तेज चमक होती है। वो जानता है, आज उसे सिर्फ दिखना नहीं, छा जाना है। अब वो एक मामूली इंसान नहीं, बल्कि इस चमचमाती रात का सितारा बन गया था। पार्टी खुले आसमान के नीचे थी, इसलिए सब ईशान को कार से उतरते हुए देख पा रहे थे, और सबकी जुबां पर एक ही सवाल था, कौन है ये हैंडसम? ईशान ने पहना है ब्लैक वेलवेट बंद ग्लास सूट, जिसके कॉलर पर हल्की सी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है। अंदर से सिल्क की ऑफ वाइट कुर्ता झलक रही है, जिससे रॉयल टच आता है। उसकी पॉकेट से झांक रहा है एक काला गोल्डन रेशमी रूमाल, जो उसके अंदाज को और निखारता है। मैचिंग टेलर फिट ब्लैक ट्राउजर, जो उसकी पर्सनालिटी को नपी तुली और एलिगेंट बनाते हैं। बाल हल्के से सेट किए गए हैं, क्लासिक कट, साइड से हल्की फेडिंग और ऊपर से बैक कॉम्ब। एक स्ट्रैंड उसके माथे पर गिरता है, जैसे बगावत की पहचान हो। उसकी मौजूदगी में एक मस्क वुड और एम्बर की हल्की लेकिन ठहराव वाली खुशबू हवा में घुलती है, जो सबको उसकी तरफ खींचती है। थोड़ी ही देर में कई दिल तोड़कर वो नीरज जी के साथ ऊपर की तरफ चला गया। अच्छे लग रहे हैं सर, नीरज जी ने भी उसकी पर्सनालिटी पर कमेंट कर दिया, जिस पर ईशान मुस्कुराया और कहा, थैंक यू, पर आप मुझे ईशान कहना कब शुरू करने वाले हैं? जिस पर नीरज जी हंसते हुए कहा, कोशिश जारी है। ईशान ने भी इस पर कहा, लगे रहे नीरज जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पर दोनों हंस दिए। फिर नीरज जी ने ईशान को एक रूम के बाहर छोड़ दिया, जहां माधवी जा अपने गेस्ट के साथ ठहरी हुई थी। ईशान ने जैसे ही डोर ओपन किया, सामने वाली सीट पर बैठी माधवी जी किसी के साथ बातें कर ही रही थी। तभी उनकी नज़र ईशान पर गई। ईशान ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और अंदर आने की इजाज़त ली। दूसरी तरफ बैठा शख्स का चेहरा माधवी जी की साइड था, जिसके कारण ईशान उन्हें नहीं देख पा रहा था। फिर माधवी जी ने ही इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, कम ईशान एंड मीट योर शुभचिंतक। कहते ही जैसे वहां के माहौल ने रुख बदल लिया, और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ईशान पलखें भी झपकाना भूल गया। वो इंसान जिसमें उसके लिए इतना कुछ किया था अब उसके सामने था। पर कौन? ईशान ने आगे बढ़कर जैसे ही उसे कहा, हेलो, आई एम ईशा।
ये कहते ही ईशान के अल्फाज कई रुक से गए और उसकी सांसें थम गई। उसने जैसे ही अपने सामने बैठे शख्स का अक्स देखा तो वो दुनिया भूल गया और अपने बीते वक्त में चला गया, जिससे उसे एक ही नाम सुनाई दे रहा हो, नैना। कौन थी ये नैना? क्या ईशान इसे जानता था? अगर हाँ तो नैना ही थी वो जिसने ईशान को आज यहाँ खड़ा होने के काबिल बनाया था। क्या नैना उसकी इस कहानी में एक नया मोड़ लाने वाली थी? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सुनते रहिए हिडन बिलियनियर सुपरस्टार। थैंक यू डियर लिसनर्स। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट भेजें और पसंद नहीं आया तो ब्लैक हार्ट भेजें। और प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर जरूर करें ताकि मेरे भी 1 के सब्सक्राइबर प्योर हो सके और मैं ऐसे ही लिखती रहूं।